हाँ, नए बच्चे हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना, बायो में उतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। चलिए, तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग हो गया ना हमारा। चलिए, थोड़ा सा उधर हट जा बेटा, थोड़ा सा ऐसे हो जाए। ब्लड क्लॉटिंग देखेंगे। देखो, ब्लड क्लॉटिंग से क्वेश्चन क्या क्या आता है कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या क्या चीज़ें नेसेसरी है ना, मतलब क्या क्या रॉ मटेरियल बोल सकते हो आप लोग, एज अ रॉ मटेरियल क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे अपन कि प्लेटलेट, ठीक, प्लेटलेट होना चाहिए। दूसरा और क्या होना चाहिए, हाँ बेटा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, उसी को बोलते हैं बेटा प्लेटलेट। दूसरा और क्या होना चाहिए, क्लॉटिंग प्रोटीन्स, क्लॉटिंग प्रोटीन्स। अब यहाँ पर ना कुछ बच्चों को क्लॉटिंग प्रोटीन्स के बारे में बहुत सारा थोड़ा सा एक कंफ्यूजन रहता है। अच्छा, और क्या क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है, व्हाट इज क्लॉटिंग फैक्टर्स, कितने क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, कभी पढ़े हो आप लोग, हैं, 3, 13, कितने होते हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, नाम नहीं पूछ रहा, होते क्या हैं ये लोग। चलो इधर देखो, एक्चुअल में क्लॉटिंग प्रोटीन ही क्लॉटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, ये कंफ्यूजन रहता है कि भैया प्रोटीन क्या है, क्लॉटिंग प्रोटीन आप लोग सुने होंगे, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये है ना, अपन पिछले क्लास में देखें, प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन देखे ना पिछले क्लास में, है ना, क्लॉटिंग प्रोटीन है वो। एक्चुअल में क्लॉटिंग प्रोटीन ही क्लॉटिंग फैक्टर होता है। या 13 टाइप के क्लॉटिंग प्रोटीन बोल सकते हो, या 13 टाइप के क्लॉटिंग फैक्टर्स बोल सकते हो। जैसे कि आप प्रोथ्रोम्बिन फिब्रिनोजन देखते हो ना, ठीक है, तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन क्या है, ये एट्थ, हाँ, क्लॉटिंग प्रोटीन कौन सा एट्थ वाला जो फैक्टर होता है उसी को बोल देते हैं। समझ आ रहा है, वही आपका प्रोथ्रोम्बिन है। तो प्रोटीन को ही फैक्टर बोलते हैं, समझ आया बात। ठीक है, जो क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं या क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ये कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, ये मैं बता चुका हूँ पिछले क्लास में, कहाँ सिंथेसाइज होंगे। हाँ बेटा, बेटा लीवर में बताया था, ब्लड प्लाज्मा के सारे टाइप के प्रोटीन, चाहे वो एल्ब्यूमिन हो, चाहे ग्लोबुलिन हो, प्रोथ्रोम्बिन हो, चाहे फिब्रिनोजन हो, ठीक है, ये सब के सब लीवर बनाता है। ग्लोबुलिन के कौन से टाइप को छोड़ के, गामा ग्लोबुलिन, समझ आ रहा है, जो कि एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करता है, डिफेंस मैकेनिज्म में यूज होता है। चलिए, तो क्लॉटिंग प्रोटीन यूज हो गया, और एक इंपॉर्टेंट विटामिन दैट इज विटामिन के। ठीक है, विटामिन के जो होता है वो बहुत जरूरी है ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म के लिए। तो क्यों जरूरी है, विटामिन के हेल्प करता है क्लॉटिंग प्रोटीन बनाने में, लीवर में, लीवर में क्लॉटिंग प्रोटीन बनाने में विटामिन के ही हेल्प करता है। ठीक है, चलिए, और क्या देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, कैल्शियम आयन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैल्शियम आयंस। तो कैल्शियम आयन के बिना ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म नहीं होता। तो कभी कभी क्या होता है, जो रिएक्शंस होते हैं ना, उसमें ये कैल्शियम देता है और कभी कभी गायब कर देता है। तो अगर ऐसा रिएक्शन आया तो क्या मिसिंग है अगर पूछ दिया तो आपको ध्यान होना चाहिए, कैल्शियम इज वेरी एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। ठीक है,
हमारी बॉडी में कैल्शियम बेटा कंटिन्यूस चाहिए हमको 24/7। उसके बिना तो हम एक आवाज़ भी नहीं निकाल पाएंगे, हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी यूज़ होता है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन में भी यूज़ होता है, और ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में भी यूज़ होता है, और स्पर्म जो एग को फर्टिलाइज करता है वहाँ भी यूज़ होता है। समझ आ रहा बात? तो मैक्सिमम जगह पर कैल्शियम यूज़ होता है। इसीलिए अगर आप देखोगे ना बेटा, तो एक्चुअल में बोन जो होता है ना वो कैल्शियम का स्टोरेज है। क्यों होता है पता है? क्योंकि हम रोज कैल्शियम का सप्लीमेंट लें या कुछ कैल्शियम खाएं ये जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी हम खाएंगे तो स्टोर करके रख सकते हैं। तो बोन जो होता है ना वो कैल्शियम का एक्चुअल स्टोरेज है। समझ आ रहा है? चलिए, तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। तो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म इज अ कास्केड सिस्टम। ये जो होता है ये कास्केड मैकेनिज्म होता है बेटा। कास्केड का मतलब होता है चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन का मतलब होता है एक भी अगर पूरी एक सीरीज होती है, एक चेन बनता है, एक भी अगर इंग्रेडिएंट मिसिंग है तो चेन आगे नहीं बढ़ पाता, ना ही पूरा का पूरा सिस्टम आगे नहीं बढ़ पाएगा, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म बंद हो जाता है। ठीक है, चलिए तो देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड क्लॉट क्यों होता है? ब्लड क्लॉट क्यों होता है? ब्लड क्लॉट क्यों होता है? ब्लड क्लॉटिंग क्यों होती है? अपन देख चुके हैं क्या? प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड। तो ब्लड के लॉस को रोकने के लिए, और ब्लड हमारे लिए जरूरी है। हाँ, फिर हम ये भी देखेंगे कि ब्लड के मेनली कौन से कंपोनेंट को रोकने के लिए क्लॉटिंग होता है। समझ आ रहा है? मेन क्या रोकना है, मेन मकसद क्या है रोकने का, है ना? चलो, तो अब इसमें अपन देखेंगे कि जैसे ये क्या है बेटा, ब्लड वेसल है ना, ये ब्लड फ्लो हो रहा है। तो अगर कहीं पर इंजरी हो गई, अगर कहीं पर इंजरी हो गई, मान के चलो ये ब्लड वेसल यहाँ पर फट गया, ठीक है, ये ब्लड वेसल फट गया, तो यहाँ से अब क्या होगा, ब्लड का लीकेज चालू होगा, ऐसा लीकेज चालू होगा, है ना? तो जैसे ही इंजरी होती है, साइट ऑफ इंजरी, साइट ऑफ इंजरी, साइट ऑफ इंजरी जो होती है ब्लड वेसल का, तो ब्लड वेसल में 3 लेयर होता है। अपन देखें क्या क्या, कोई भी ब्लड वेसल हो उसमें जैसे आर्टरी और वेन है, उसमें 3 लेयर होता है। ठीक है, अगर हम आर्टरी की बात करें या वेन की, आर्टरी एंड वेन में हम लोग टिश्यू में देखे थे, टिश्यू में देखे थे, टिश्यू पढ़े हो कि नहीं? टिश्यू नहीं पढ़े हो? अच्छा, आप लोग टिश्यू नहीं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल नहीं पढ़े हो क्या? अच्छा, हाँ, तो आर्टरी और वेन में देखोगे बेटा तो 3 लेयर होते हैं। ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना या इंटीमा। ठीक है, जो नए बच्चे राइटिंग नहीं समझ आएगी तो पूछ लेना। चलो, तो जो इंटरना होता है उसको हम लोग एंडोथीलियम बोलते हैं। ठीक है, अब आता है एक और ब्लड वेसल, कौन सा? कैपिलरी, है ना? कैपिलरी में सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है किसका? एंडोथीलियम। अब ये एंडोथीलियम क्या है, कई बार आता है एग्जाम में। एंडोथीलियम इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखेंगे, कई बार आ चुका है नीट में, सिंपल स्क्वैमस। अब ये सिंपल स्क्वैमस क्यों होता है वहां पर? जैसे ब्लड कैपिलरी है सिंगल लेयर का होता है, और सिंपल स्क्वैमस क्या होता है? फ्लैट शेप टिश्यू, ऐसा ऐसा एकदम फ्लैट रहता है। तो इससे क्या होता है, कोई भी चीज आसानी से डिफ्यूज हो जाता है। भाई ब्लड जो होता है उसमें सारा न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन है ना, सारा सप्लाई है, किसको चाहिए? टिश्यूज को चाहिए। तो ब्लड से कोई भी मटेरियल कैसे निकलेगा? तो डिफ्यूजन के थ्रू। समझ आ रहा बात? इसीलिए इतना पतला थिन लेयर होता है एंडोथीलियम का। समझ आ रहा है? एकदम पतला चपटा सा रहता है। और अगर आप देखोगे, अगर आप लोग पढ़े होगे, जैसे क्यूबॉइडल भी होता है, कॉलमनार भी होता है,
तो ये इतने बड़े बड़े और मोटे मोटे सेल होते हैं, इससे चीजें आर पार नहीं जा सकती, इसीलिए जो एकदम चपटा फ्लैट होता है वो वहां पर रखा जाता है जहां पर किसी चीज का आना जाना लगा रहता है, ठीक है, आसानी से आना जाना हो सके। जैसे यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ चला गया, यहाँ से ग्लूकोज यहाँ आ गया, ऐसा उस जगह पर, समझ आया? तो एंडोथीलियम, मैं क्यों बता रहा हूँ एंडोथीलियम, क्योंकि एंडोथीलियम जब भी ब्रेक होता है वहां प्लेटलेट चिपकना चालू करते हैं और एक एंजाइम रिलीज होता है। समझ आया क्यों बता रहे हैं अपन ये एंडोथीलियम? पहली बात तो भैया एंडोथीलियम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, ये नीट में आता है ना, टिश्यू में आप पढ़ोगे। और दूसरा एंडोथीलियम का जो खासियत है साइट ऑफ इंजुरी, तो साइट ऑफ इंजुरी का मतलब इंजुरी होगी तो और क्या टूटेगा, क्या ब्रेक होगा? एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल। एंडोथीलियम किसमें, आर्टरी, वेन या कैपिलरी? हाँ, आर्टरी, वेन या कैपिलरी किसमें है? तीनों में है ना। देखना बेटा, आर्टरी वेन 3 लेयर, एक्सटर्ना, मीडिया, इंटरना। इंटरना को एंडोथीलियम बोलते हैं, ठीक है, जो कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से, और वो कैपिलरी में भी वही होता है। समझ आया? तो साइट ऑफ इंजुरी से जो एंडोथीलियम ब्रेक हुआ है, ऑब्वियसली एंडोथीलियम हो, चाहे आर्टरी ब्रेक हो, चाहे वेन ब्रेक हो, चाहे कैपिलरी ब्रेक हो, समझ आ रहा है, सब जगह एंडोथीलियम है। तो एंडोथीलियल लेयर जैसे ही ब्रेक होता है वहां पर प्लेटलेट एग्रीगेट होना चालू होते हैं, इनकी टेंडेंसी होती है प्लेटलेट चिपकने की, तो इस जगह पर क्या होते हैं, प्लेटलेट चिपकना चालू कर देते हैं जहां पर भी ब्रेकेज है। समझ आ रहा है? फिर यहां से साइट ऑफ इंजुरी से फिर एक एंजाइम रिलीज होता है, कौन सा? थ्रोम्बोकाइनेस, थ्रोम्बोकाइनेस, थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम क्या करता है, किसको एक्टिवेट करता है? प्रोथ्रोम्बिन को, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट करेगा? थ्रोम्बिन में। फिर थ्रोम्बिन क्या करेगा? फिर ये थ्रोम्बिन जो रहता है वो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा। थ्रोम्बोकाइनेस का एक और काम होता है, हाँ बेटा, इनएक्टिवेट करता है हेपेरिन, इनएक्टिवेट। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। हेपेरिन, व्हाट इज हेपेरिन? बता बेटा, व्हाट इज हेपेरिन, क्या होता है हेपेरिन? हाँ बता बेटा। कहां से बनता है नहीं पूछ रहा हूं, क्या होता है, क्या करता है, क्या रोल है हेपेरिन का? बता बेटा, हेपेरिन का क्या रोल है? ब्लड में हेपेरिन होगा, ये सारा चीज कहाँ हो रहा है? ब्लड में ही हो रहा है, इसका मतलब हेपेरिन भी ब्लड में होगा, तभी तो ये उसको इनएक्टिवेट कर रहा है। हाँ बता बेटा न्यू स्टूडेंट, हेपेरिन का क्या रोल होता है ब्लड में? अच्छा, नए स्टूडेंट लोग आते हैं तो उनको परंपरा बताया करो, हमारा क्या परंपरा है? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन कहाँ पहुंच गया? देखो बेटा, न्यू स्टूडेंट लोग जो भी हो, कोई भी क्वेश्चन पूछे तो बताना है आपको, भले गलत बताओ। समझ आ रहा है? जैसे ये गलत बताया, क्या बताया बेटा? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में हेल्प करता है ना, वो सीरोटोनिन और हिस्टामिन होता है, ये हेपेरिन है। हिस्टामिन और सीरोटोनिन जो होता है वो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में यूज होता है, दैट इज डिफरेंट, ये हेपेरिन इज डिफरेंट। भले गलत बताएं लेकिन बताना है आपको, क्यों? गलती करोगे तभी तो सीखोगे, और गलती यही करना है, नीट में नहीं। हम बताओ, एंटीकोएगुलेंट है, व्हाट इज एंटीकोएगुलेंट? हम लोग ये क्या पढ़े, ब्लड क्लॉटिंग को और क्या बोलते हैं? कोएगुलेशन। कोएगुलेशन, कोएगुलेशन मतलब क्या होता है? खून जम जाता है, खून जम जाता है
तो खून को जमने से रोकना कहां पर? ब्लड वेसल के अंदर जब तक ब्लड रहेगा तब तक ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है हिपैरिन। तो अगर किसी के बॉडी में एंटी हिपैरिन डाल दोगे ना तो ब्लड वेसल के अंदर ही वो बिना रप्चर हुए क्लॉटिंग हो जाएगा, क्योंकि हिपैरिन ये सारा मैकेनिज्म को ब्लॉक करके रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हिपैरिन को ब्लॉक करना पड़ेगा। तो हिपैरिन को इनएक्टिवेट किया जाता है थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम, और ये एंजाइम इंजर्ड टिश्यू में ही बनता है। जहां पर ब्लड वेसल फटा है उसी जगह में ही बनना चालू होता है। समझ आया? तो ये जैसे ही बनेगा सबसे पहले ये इसको इनएक्टिवेट करेगा उस एरिया में ना, नॉट ऑल ब्लड, पूरे बॉडी के ब्लड पूरे बॉडी के ब्लड के हिपैरिन को इनएक्टिवेट नहीं करेगा। इस जहां पर ये फटा है इसी एरिया में ही उसका एक्शन होगा। हिपैरिन इसी एरिया में क्या होगा? इनएक्टिवेट होगा। और इसी एरिया में ही क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिन जो है ब्लड में, क्या है भैया? प्रोथ्रोम्बिन क्या है? ये क्लॉटिंग फैक्टर या प्रोटीन। हम लोग देखे थे प्लाज्मा प्रोटीन होता है। तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में। अब ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन क्या है? इनएक्टिव प्रोटीन है। ये इनएक्टिव प्रोटीन है। ठीक है, और फिब्रिनोजन जो रहता है वो सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है? सॉल्युबल होता है बेटा। सॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल नहीं होगा। इनसॉल्युबल का मतलब वो घुल नहीं रहे। तो भैया नेट लगाओगे आप, जैसे मछली पकड़ते हैं ना। अच्छा, चाय छानते हैं अपन, तो चाय जो छानते हैं किस चीज को रोका जाता है? चाय पत्ती। समझ आ रहा बात? अदरक और सर इलायची, लौंग और क्या डालते बेटा चाय में? लहसुन नहीं, लहसुन नहीं डालते। वो आता है ना एक, क्या, दालचीनी, गिलोई, तुलसी पत्ता, काढ़ा बना रहे हैं। तो जनरली जैसे चाय आप पीते हो, सिंपल चाय, तो पानी, चाय पत्ती, शक्कर, तो इसमें से क्या चीजें रुकती है? सिर्फ चाय पत्ती। छन्नी से क्या रुकता है? चाय पत्ती। तो जब ब्लड क्लॉटिंग होता है ना, तो मेनली जैसे छन्नी होता है ना, वैसा ही छन्नी के जैसा यहाँ पर एक नेटवर्क बनता है फाइबर का। समझ आया? तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसा बड़ा करके अगर अपन देखें, ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या बनने वाला है? इधर देखो बेटा, नेटवर्क ऑफ फाइबर्स। ये देखो फाइबर्स बन रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, छन्नी जैसा हो गया ना। तो अब एक चीज बताओ, क्या रुकेगा? जो बड़े बड़े सॉलिड पार्टिकल्स हैं, तो क्या क्या सॉलिड पार्टिकल होगा भैया? आरबीसी बड़ा पार्टिकल है, डब्ल्यूबीसी बड़ा पार्टिकल है, प्लेटलेट्स, ठीक है, साथ में प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन भी बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। समझ आ रहा बात? तो ये सब रुकेगा। अब मुझे बताओ, अगर क्लॉटिंग हुआ, फाइबर्स बना, तो यहां पर ये जो नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ जो फाइबर बना है यहां पर, इसको क्या बोलते हैं बेटा? फाइबरस नेटवर्क जो बना, जाली जिससे छाना जा रहा है ब्लड को, रोका जा रहा है, क्या बोलते हैं? फिब्रिनोजन इनएक्टिव है बाबा। तो जो फाइब्रिन है, इट इज इनसॉल्युबल प्रोटीन, है ना। इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? क्लॉट। फाइब्रिन ही क्लॉट बनाता है। ठीक है, समझ आया? क्लियर है बात? चलो, अब यहां पर अगर अपन देखें तो ये जो नेटवर्क ऑफ फाइबर है बेटा, ये जो नेटवर्क ऑफ फाइबर है ना, ये जो नेटवर्क ऑफ फाइबर है, क्लियर हो रहा है? ये क्या है? ये फिब्रिन के कारण है। तो क्या क्या
रुका, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा, प्रोटीन रुका, क्या बचा, क्या लीक होगा, लीक्स, क्या लीक होगा, प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा नीचे जाएगा, ब्लड प्लाज्मा, लेकिन प्लाज्मा का क्या चीज रुक गया, प्रोटीन, ब्लड प्लाज्मा विथआउट प्लाज्मा प्रोटीन, विथआउट प्लाज्मा प्रोटीन, ये आता है एग्जाम में, ये आता है एग्जाम में। तो क्या लीक होगा, चाय छानोगे तो चाय पत्ती, अदरक, तुलसी, क्या बोली थी बेटा, दालचीनी, सब रुकेगा, बड़े बड़े पार्टिकल रुकेगा, क्या आएगा, चाय का पानी, पानी में डिजोल्व केमिकल, डिजोल्व शुगर, क्या केमिकल मतलब क्या, रसायन वसायन मतलब केमिकल ही तो होता है बेटा, ऑल फूड्स आर केमिकल, टाइप ऑफ केमिकल ही है, ऑर्गेनिक है। तो जो भी उसके केमिकल्स, जैसे अदरक का टेस्ट आता है वो क्या केमिकल है, तो जो भी चाय में आ रहा है टेस्ट है, शुगर उगर मॉलिक्यूल डिसॉल्व जितने भी होंगे और जो एकदम फाइन पार्टिकल होगा वो सब छन्नी से छनाएगा। इसीलिए जहाँ पर चोट लगती है तो कुछ समय बाद जब वहाँ पर खून जम जाता है तो वहाँ से एक वाटरी, ब्लैक नहीं बेटा, वाटरी फ्लूइड आता है, येलोइश लाइट येलो वाटरी फ्लूइड ऐसे बहता है। आप लोग क्या है ना, खुला छोड़ते नहीं हो, मम्मी चोट लग गया, अरे मेरा बेटा, बेटाडीन डाल, धो इसको, फिर बेटाडीन डाल, पट्टी बांध, तो आप लोग देख ही नहीं पाते, तो कैसे बायोलॉजी समझोगे। तो अगर आप देखोगे उसको ऐसे खुला छोड़ दोगे अगर, तो क्या होता है, ऐसे लीक होता ना, आप लोग सोचते हो कि मम्मी पानी बह रहा है इससे, अरे कुछ नहीं होता रे, कुछ नहीं होता, ऐसा होता है ना कई बार, छूना मत उसको। तो ये वाटरी फ्लूइड, येलोइश वाटरी फ्लूइड लीक होता है, दैट फ्लूइड इज नोन एज क्या, सीरम। आता है बेटा, व्हाट इज सीरम। अब ऐसा मत लिख, ऐसा ऑप्शन मत देखना, चाय पत्ती अदरक छन्ने के बाद जो पानी होता है वो सीरम है, ठीक है, सीरम। अच्छा, सीरम में जो एकदम फाइन पार्टिकल्स होंगे वो सारा चीज होगा। अच्छा मुझे बताओ, इसमें क्या डिसॉल्व शुगर होगा, चाय वाला ध्यान रखो बस, होगा, आयंस होगा, मिनरल्स होगा, समझ आ रहा बात, ठीक है। और क्या होगा, डिसॉल्व गैसेस हो सकते हैं, डिसॉल्व गैसेस हो सकते हैं, हो सकता है, होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। दूसरा चीज, एंटीबॉडीज एकदम स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एंटीबॉडीज हो सकते हैं इसमें। भाई जैसे चाय छानते हो तो चाय पत्ती के छोटे छोटे पार्टिकल भी तो आते हैं, उसी से तो डार्क रेड दिखता है, चाय का जो कलर या ब्लैक कलर का दिखता है ना, समझ आ रहा है कि नहीं। तो छोटे छोटे पार्टिकल आते हैं ना, वैसी एंटीबॉडीज भी लीक होते हैं। तो सीरम में आपको क्या मिलेगा, वाटर के साथ में एंटीबॉडीज भी, जो हमारे काम का है, समझ आया। अब सवाल ये है कि एंटीबॉडीज क्यों लीक होते हैं। एक तो वो एकदम छोटा है, छोटा पार्टिकल है, तो ये छन्नी से छना गया, नीचे आ गया, ठीक है। दूसरा इसका काम होता है कि साइट ऑफ इंजरी में इंफेक्शन को रोकना, समझ आ रहा है। तो सीरम में एंटीबॉडीज होते हैं, आप जब इम्यून सिस्टम पढ़ोगे तो वहां पर भी अपन सीरम वगैरह पढ़ेंगे, समझ आया, क्लियर हो रहा है। ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म आसान है। क्या क्या क्वेश्चन आता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट है, हैं? जब फटेगा ब्लड वेसल तो कौन सा एंजाइम होता है, उसका क्या काम होता है, हिपेरिन क्या होता है, इट इज अ एंटीकोएगुलेंट, लिख लेना। एंटीकोएगुलेंट का मतलब होता है कोगुलेशन को रोकने वाला, लेकिन हमको यहाँ पर क्या करना है, कोगुलेशन करना है ना, तो कोगुलेशन को रोकने वाले को रोकना पड़ेगा, इसीलिए ये एंजाइम। फिर ये क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, उसी को जिसको हम लोग क्लॉट बोलते हैं। और ये एक फाइब्रस नेटवर्क है जो कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सबको रोक रहा है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट होता है रोकना, वो होता है आरबीसी। डब्ल्यूबीसी का थोड़ा लॉस भी हो जाए तो एकदम तुरंत इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा 2-4 मिनट 10 मिनट में कोई ऐसे नहीं कि बैक्टीरिया एकदम हमला करके एकदम मारिश डालेगा इंसान को। 1 घंटे में भी ऐसे इन्फेक्शन आ गया तो भी मार नहीं पाएगा ना, क्योंकि
किसी भी इन्फेक्शन को अगर किसी बॉडी को नुकसान पहुंचाना है तो सबसे पहली बात उसको ग्रो होना पड़ता है। तो पहली बात तो उसको ग्रोथ अपना करेगा, है ना, लार्ज नंबर में ग्रोथ होगा माइक्रोब्स का, तब वो नुकसान पहुंचाता है ह्यूमन बॉडी को। उसके लिए घंटों लगेंगे, समझ आया। लेकिन बेटा अगर 5 मिनट भी ऑक्सीजन नहीं, 5 मिनट क्या 30 सेकेंड भी अगर बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिला तो बेहोश हो जाएगा आदमी। और ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? आरबीसी। इसीलिए आरबीसी को रोकना मेन मकसद है। समझ आ रहा है? ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म मेनली किसके लिए होता है? आरबीसी को रोकना। ठीक है, चलो इसमें लिखेंगे ये लिख लिया रहा, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन से थ्रोम्बोकाइनेस। और एक दो चीज और लिखा रहा हूँ, हाँ बेटा एक दो चीज और लिखा रहा हूँ। ब्लड माइनस कॉर्पसल, ब्लड माइनस कॉर्पसल क्या होता है? देखो इधर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। ब्लड माइनस ब्लड कॉर्पसल्स क्या होगा? प्लाज्मा। ठीक है, लिखो ब्लड माइनस ब्लड कॉर्पसल क्या बचेगा? प्लाज्मा। और प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन्स क्या बचेगा? सीरम। कभी कभी आ जाता है ना, टेस्ट में भी आएगा आप लोगों के। मेरा कमर दर्द ठीक नहीं हुआ है अभी। चलो हो गया। सीरम के बारे में लिखेंगे। What is serum? Serum after clotting, after blood clotting, after blood clotting, after blood clotting, सीरम हेडिंग डाल के आगे लिखेंगे। आफ्टर ब्लड क्लॉटिंग अ पेल येलो, पेल PALE, पेल मतलब लाइट येलो, अ पेल येलो लिक्विड oozes from clot, अ पेल येलो लिक्विड oozes, oozes समझते हो ना, निकल रहा है, फ्रॉम क्लॉट called serum, called serum, in which antibodies are formed, in which antibodies are formed, in which antibodies are formed। ठीक है, नेक्स्ट ब्लीडिंग टाइम 1 to 3 मिनट का होता है, क्लॉटिंग टाइम 2 to 8 मिनट का होता है। लिखो ब्लीडिंग टाइम 1 to 3 मिनट, ब्लीडिंग टाइम 1 to 3 मिनट, क्लॉटिंग टाइम 2 to 8 मिनट। हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे थ्रोम्बस क्लॉट इज कॉल्ड स्टैटिक क्लॉट, थ्रोम्बस क्लॉट, एक थ्रोम्बस क्लॉट होता है। लिखो थ्रोम्बस क्लॉट इज स्टैटिक क्लॉट, स्टैटिक रुका हुआ क्लॉट को थ्रोम्बस क्लॉट बोलते हैं। एंड एम्बुलस क्लॉट,
एम्बुलस क्लॉट इज मूविंग क्लॉट। ये स्टैटिक क्लॉट होता है और ये मूविंग क्लॉट होता है। ये स्टैटिक क्लॉट होता है और ये मूविंग क्लॉट। कौन सबसे खतरनाक होता है? क्यों? कहीं भी रुक जाएगा और वहां ब्लड फ्लो को रोक देगा। ठीक है। आजकल बहुत हार्ट अटैक के केसेस बढ़ गए। उसमें क्या होता है, इंटरनल क्लॉट हो जाता है, हार्ट में क्लॉट हो जा रहा है। ठीक है, तो उसका बहुत बड़ा रीज़न है स्ट्रेस, ये वो। अभी मैंने 2 दिन पहले पेपर में पढ़ा, एम्स सेकेंड ईयर, रायपुर एम्स सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, सुसाइड कर ले। मालूम है? रायपुर एम्स सेकेंड ईयर, एम्स पहुंचने के बाद अब क्यों सुसाइड कर रहे हैं भाई? इससे अच्छा उठाते ही मत सीट, किसी गरीब का भला हो जाता। देश ने एक अच्छे डॉक्टर को खो दिया, मालूम है? नहीं मालूम है? 2-3 दिन पहले का ही न्यूज़ है। इतना क्या टेंशन रहता है लोगों को कि जीवन से खेल जाते हैं। क्या टेंशन है भाई जीवन में? ऐसा कोई भी परेशानी जीवन से बड़ा नहीं होता है। इस दुनिया में कोई भी परेशानी जीवन से बड़ा नहीं होता है, ये लोगों को मालूम होना चाहिए। और आजकल के जो जनरेशन है, आजकल के बच्चे हैं, भारी स्ट्रेस में रहते हैं। उनको फ्यूचर का स्ट्रेस कम और दुनियादारी का ज्यादा रहता है। उसने मुझे ना कहा, अब मेरे जीवन का कोई मतलब है? अरे भाई, और है दुनिया में 140 करोड़ जनसंख्या है, मतलब समझो 140 करोड़ में 40% तो यूथ है। चलो अब 20% भी ले लो, 10% भी ले लो, तो 14 करोड़ लोग बेटा आप लोगों के एज के हैं। 14 करोड़ में एक ही जन दिख रहा है, नहीं मिला मैं मर रहा हूँ। अरे मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें। मैं फेल हो गया, अब मेरे जीवन का कोई महत्व नहीं है। अरे एक चीज में फेल हुआ है ना, दूसरा चीज करके देख, हो सकता है उसमें तू अच्छा कर ले। तो और एक ही चीज ध्यान रखना चाहिए बच्चों को, आपका जीवन जो है वो एक्चुअल में आपका नहीं है भैया, आपके माँ बाप की देन है। उनसे पूछ लो पहले कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, क्या मैं कर लूँ ऐसा? सीरियसली आपको लगता है तो बात करो, मतलब मेरा ये मानना है, क्योंकि आपने तो खुद को पैदा नहीं किया है, आपने खुद को पैदा नहीं किया है ना। थोड़ी ना टिश्यू कल्चर टाइप का ऐसे एक आध टिश्यू उठाया और उसकी कॉपी कर लिए। होता है ना क्लोनिंग, क्लोनिंग होता है, एनिमल क्लोनिंग होती है। ऐसे थोड़ी ना आप क्लोन से बने हो, खुद को बनाए हो आप लोग, ऐसा तो नहीं है ना, या कहीं से प्रकट हुए हैं ऐसा एकदम अचानक से। तो हमारा जो जीवन है वो 100% हमारे माँ बाप की देन है। हमारे जीवन पे हमारे माँ बाप का ही हक है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। समझ आ रहा है? मतलब जीवन की बात कर रहा हूँ, कैरियर की बात नहीं कर रहा हूँ। कैरियर आप कुछ भी चुन सकते हो, लेकिन जीवन जो दिए हैं उन्हीं का हक है भैया कि तुम्हारा ये जीवन रहेगा या नहीं रहेगा। समझ आ रहा है? तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आपका जीवन आपका है। एक्चुअल में हम सभी का जीवन हमारे पेरेंट्स का है, हमारे पेरेंट्स की देन। ठीक है, और इस जीवन पे सिर्फ और सिर्फ अधिकार हमारे पेरेंट्स का ही है। समझ आ रहा है? क्योंकि ये जीवन ही उन्होंने दिया है, उन्हीं के द्वारा है। तो फिर क्यों बच्चे अपने पेरेंट्स से एक बार बात नहीं करते हैं, क्यों ऐसा गलत कदम उठाते हैं, है ना? ये नहीं सोचते कि भाई पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतेगी।
अरे कभी भी कोई भी स्ट्रेस होना भाई जीवन में, एक ही चीज ध्यान रखना, एक ही चीज ध्यान रखना, जिस किसी चीज के कारण भी स्ट्रेस हो, एक ही चीज ध्यान रखना, भाड़ में जाए वो चीज, दूसरा कुछ ऑप्शन देखेंगे। समझ आ रहा है? ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, भाड़ में जाए। प्रॉब्लम है ना, चला जाएगा, समय दो अपने आप, समय दो। क्योंकि मैंने आप लोगों को बायोलॉजी में एक चीज बताया, ह्यूमन मेमोरी आर फीडिंग मेमोरी, मतलब हमारा जो ब्रेन है वो भूलने वाला है, चीजों को याद नहीं रखता है। कितना भी बड़ा एकदम समझ रहे हो, ड्रास्टिक कोई प्रॉब्लम हो गई हो, कुछ समय बाद आप उसको भूलोगे 101%। समझ आ रहा है? क्योंकि ब्रेन चीज़ों को भूलने के लिए बना। अब ये बात अलग है कि मैंने सिखाया है कि बेटा बायोलॉजी को पढ़ना है तो 30-40 बार एनसीईआरटी रिवीजन होना चाहिए, तो आप अपने प्रॉब्लम को लिख के रखे और रोज रिवाइज कर रहे हो, ठीक है? तो कहाँ से भूलोगे? ऐसा नहीं होता है। समझ आ रहा है? छोड़ दो, सब भूल जाओगे। चलो हटा दूं इसको। चलो फिर नेक्स्ट क्या देखेंगे बेटा? हाँ, लिम्फ को तो मैं लास्ट में बताऊंगा। हाँ, क्या देखेंगे? सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी पाथवे तो वही बेटा, सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन का ही कॉन्सेप्ट है इसमें। वैसे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज पढ़ाता हूं तो डबल सर्कुलेशन उसमें पढ़ा ही देता हूं एक बार में, ठीक है? तो सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है बेटा, डबल सर्कुलेशन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल इधर ध्यान देंगे, बॉडी ऑर्गेन्स है, कुछ भी बॉडी ऑर्गेन्स हो सकता है, कोई सा भी। यहां से ब्लड गया, ठीक है, हार्ट या फिर पंपिंग ऑर्गन और पंपिंग ऑर्गन, यहां से वापस बॉडी ऑर्गन, कोई भी बॉडी ऑर्गन हो सकता है, ठीक है? जैसे अगर हम फिश की बात करें, फिश की अगर हम बात करें छोटा सा एग्जांपल के तौर पर, तो ये हार्ट है, ठीक? हार्ट कहाँ, हार्ट से ब्लड कहाँ जाएगा? हाँ बेटा, टिश्यू में जाएगा। टिश्यू से ब्लड कहाँ जाएगा? टिश्यू या ऑर्गन, है ना, कोई भी बॉडी ऑर्गन हो गया। यहां से ब्लड कहाँ जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, सॉरी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ठीक है? फिर यहाँ ऑक्सीजनेशन हुआ, गिल्स इज अ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, हाँ। फिर यहाँ से क्या निकलेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा वापस टिश्यू। तो ब्लड ऑर्गन से निकला, एक ही बार हार्ट में गया, हार्ट से फिर ऑर्गन में गया, तो गिल्स भी एक ऑर्गन है, तो वही मतलब हुआ ना, हार्ट से ऑर्गन, ये भी ऑर्गन है, फिर हार्ट, ठीक है? डबल सर्कुलेशन में क्या होगा, ध्यान देंगे, हार्ट, हार्ट से ब्लड निकलेगा, ये लाइन डायग्राम है बेटा, पूरा डायग्राम अपन नहीं बना रहे, लाइन डायग्राम है, इससे थोड़ा और क्लियर होगा, ठीक है? चलिए अब देखेंगे कि लंग में जो ब्लड जा रहा है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है? अब यहां से क्या होगा भैया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकला, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है वो बॉडी ऑर्गन में जाएगा, टिश्यू में जाएगा, ऑक्सीजन देगा टिश्यू, हम लोग ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज देख चुके हैं,
तो बॉडी ऑर्गेन्स ऑक्सीजन लेगा और ऑक्सीजन को यूज करेगा एनर्जी बनाने के लिए, और क्या रिमूव करेगा? डीऑक्सी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को अपन क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये गया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, ऑक्सीजन फिर से ब्लड में मिल जाएगा। मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। ये जो ब्लड वेसल है इसका नाम कौन बताएगा? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। कितने लोग हाथ उठा रहे हैं? हाँ बताओ। हाँ, कौन सा ब्लड वेसल होगा? पल्मोनरी वेन। आप बताओ बेटा। अरे गलती बताओ ना, गलती बता रहे हैं ये सब लोग। हाँ बेटा, पल्मोनरी वेन। हार्ट से जो ब्लड वेसल निकला, ऑक्सीजन लेके जो टिश्यू के पास जा रहा है, ऑल आर आर्टरी। ठीक है। बॉडी ऑर्गन में क्या ना बेटा, ऑक्सीजन लेकर के ये ब्लड जा रहा है बॉडी ऑर्गन में। तो बॉडी ऑर्गन में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है, ऑल आर आर्टरीज। ऑर्गन से अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के ये ब्लड वेसल निकल रहा है, क्या होगा? वेन्स। ठीक है। मैं इधर का इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि इधर का अपने को समझाना है। हाँ, पल्मोनरी आर्टरी वेन क्या होता है, उसमें उल्टा पुल्टा क्यों होता है, ये अपन को समझने वाली बात। अब एक चीज आप लोगों ने समझ लिया कि हार्ट से बॉडी ऑर्गन में निकलने वाला, हार्ट से जो ब्लड वेसल निकला है और बॉडी ऑर्गन में जो सप्लाई कर रहा है ना, वो जो ब्लड वेसल है वो क्या होगा? आर्टरी होगा। तो आर्टरी को आप कैसे डिफाइन करोगे? हार्ट से ब्लड वेसल निकला और बॉडी ऑर्गन में जाएगा, उसको आप लोग आर्टरी बोलोगे या ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाले को आर्टरी बोलोगे? नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाले को आप आर्टरी बोल सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली आप हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही आर्टरी बोलोगे, ये हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो क्या सही है? हार्ट से ब्लड वेसल जो बॉडी ऑर्गन में जाता है वो आर्टरी है। वो ऑक्सीजनेटेड भी हो सकती है और डीऑक्सीजनेटेड भी हो सकती है, इसीलिए ऑक्सीजनेशन के बेसिस पर आर्टरी या वेन नहीं बोलना है। हार्ट से ब्लड वेसल निकला, आर्टरी। हार्ट से ब्लड, हार्ट के अंदर ब्लड वेसल आया, वेन। अब कई लोगों के दिमाग में होगा, सर बचपन से तो पढ़ रहे हैं, बचपन से तो रट रहे हैं कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड होती है, वेन डीऑक्सीजनेटेड होती है। सर बचपन से रटे हैं, उसका क्या? आप बहुत सही रटे हो, क्योंकि वो बहुत ही कम जगह पर ऐसा उल्टा पाया जाता है। और वो कौन सी जगह है? जैसे फॉर एग्जांपल, भैया हार्ट से निकला ब्लड वेसल लेके, ये निकला है ना, तो मुझे बताओ ये आर्टरी होगी कि वेन होगी? आर्टरी होगी कि वेन होगी? आर्टरी होगी ना। तो ये कौन सा ब्लड लेके निकल रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अगर आप ऑक्सीजनेशन के बेसिस पर आर्टरी वेन बोलोगे तो यहां पर गया, फिर समझ आया? और लंग्स से जो ब्लड निकल रहा है, क्या लेकर के निकल रहा है? ऑक्सीजन। तो किसी भी ऑर्गन से ब्लड वेसल निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेन। तो वेन क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? वेन क्या होनी चाहिए? डीऑक्सीजनेटेड। हाँ वही बोले, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड होनी चाहिए। यहां पर क्या है? ये वेन है बट ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखता है, ठीक है। और ये क्या है बेटा? आर्टरी है। इसको अपन डिटेल में देखेंगे अभी डायग्राम के थ्रू। क्लियर है बात? समझ आ रहा है? तो सिंगल सर्कुलेशन समझ आया? एग्जाम्पल क्या क्या होगा? क्लास पाइसेस, क्लास पाइसेस होगा। एम्फीबिया का सिंगल सर्कुलेशन होगा, डबल सर्कुलेशन होगा? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन।
और रेप्टाइल में सेम है ना। किसमें डबल सर्कुलेशन कंप्लीट पाया जाएगा? डबल सर्कुलेशन किसमें पाया जाएगा? एव्स एंड मैमल्स। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मेनली आपको क्या ध्यान रखना है, यही ध्यान रखना। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन आपको बर्ड्स और मैमल्स में मिलेगा। एव्स एंड मैमल्स आर क्लास एव्स एंड क्लास मैमल्स। ठीक है। तो सिंगल सर्कुलेशन आपको किस में मिलेगा? पाइसेस में। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एम्फीबिया और एम्फीबिया रेप्टिलिया में आपको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। चलिए, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें मिलेगा? आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। और क्लोज टाइप मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। क्लोज्ड ब्लड वास्कुलर सिस्टम किसमें मिलेगा? क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें मिलेगा? ह्यूमन में। और बाकी जानवर लोग भैया चलेंगे सर, हमको क्या करना। हाँ, मैमल्स हो गए। और फिश में क्लोज सर्कुलर सिस्टम होता है कि नहीं? क्लोज्ड ब्लड वास्कुलर सिस्टम किस में मिलेगा? सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा। पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटेलिमेंथस, उसमें होता ही नहीं है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कहाँ से क्लोज मिलेगा बेचारे लोगों के पास? पिछले क्लास में नहीं आए थे क्या आप? आए थे? पिछले क्लास में आया था ना? पढ़े नहीं हो जाके? क्यों नहीं पढ़ते बेटा? हैं? नहीं सोए? क्यों क्यों नहीं सोए? चलो, हो गया ये डबल सर्कुलेशन। देखें, हाँ, तो बता भैया किस में रहता है क्लोज्ड ब्लड वास्कुलर सिस्टम? पढ़ के नहीं आओगे तो भगाऊंगा बेटा आप अगली क्लास में। मैमल्स में ये बताया सर, मैमल्स मैमल्स हैं हम। कैसे मिलेगा भाई? हाँ बेटा, मैमल, एव्स और पूरा बता दो, पूरा क्लास, सुपर क्लास, फाइलम बताओ भाई। बताओ बेटा, ये बताए। एक मिनट ये बताएगी। एनालिडा और मैमल्स। मैमल फाइलम है। फाइलम बताना बेटा। एनालिडा बताई, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। हाँ, हम लोग का कौन सा फाइलम है बेटा? हम लोग कौन से फाइलम में आते हैं? कॉर्डेटा। तो फाइलम एनालिडा एंड फाइलम कॉर्डेटा में आपको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। ओपन, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा। ये एकदम आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, बुक वाला फिंगर टिप नहीं, आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको सोचने में समय नहीं लगना चाहिए, वरना बेटा 1 घंटे के ऊपर पेपर बनेगा बायोलॉजी का ना, तो पार है, फिर 500 क्रॉस ही नहीं कर पाओगे आप। अगर 1 घंटे से ऊपर अगर बायोलॉजी पेपर को सॉल्व कर रहे हो तो सिलेक्शन मुश्किल है। 40-45 मिनट मैक्सिमम होना चाहिए। चलिए, हटाएं। डबल सर्कुलेशन देखेंगे। छोटा सा डायग्राम अपन देखते हैं बेटा। वैसे मेरा डायग्राम बहुत खूबसूरत नहीं होता है,
ये क्या है भैया, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? कुछ ऐसा लग रहा है सब पहाड़ वहाड़ बना रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ने टाइप का तो नहीं लग रहा। हाँ चलो, ये क्या है, लंग्स, ठीक है। ये समझ आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। तो अब ये जो ब्लड निकल रहा है ना, इधर और इधर, इसमें आपको क्या मिलेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये क्या है, एयोटा है जिसमें ऑक्सीजनेटेड मैंने आपको अभी बताया कि हार्ट से जो भी ब्लड वेसल निकलेगा सबके सब आर्टरीज होते हैं, ठीक है। तो आयोटा इज अ लार्जेस्ट आर्टरी, है ना, लार्जेस्ट आर्टरी की कैटेगरी में आता है ये। और ये क्या चीज़ है बेटा, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो लंग को सप्लाई कर रहा है, देखो हर एक ऑर्गन में जो ब्लड वेसल घुसता है वो एक आर्टरी है। तो जिस ऑर्गन में घुसता है उस ऑर्गन के नाम से उस ब्लड वेसल का नाम रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करें कि लीवर है, ठीक है, लीवर में अगर ब्लड वेसल घुस रहा है, लीवर में अगर कोई ब्लड वेसल घुस रहा है तो ये हेपेटिक आर्टरी हो जाएगा, हेपेटिक आर्टरी। किडनी में घुस रहा है तो रीनल आर्टरी। वैसे ही अगर लंग में घुस रहा है अगर कोई आर्टरी या कोई ब्लड वेसल, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी। बट पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शनली कौन सा ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। और भी एक दो जगह एक्सेप्शन होता है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो ये ब्लड वेसल का एक्सेप्शन है, इसमें क्या रहेगा, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, ठीक है। क्लियर है बात? तो चलो बेटा, अब ये हम लोगों ने क्या देखा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जा रहा है और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा एयर में और यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर लेके आएगा हार्ट तक, ध्यान से देखना। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है हार्ट में, यहाँ से भी ऐसा ही होगा, ऐसा रफ बना रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है हार्ट में, तो ये हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है। अब यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आया। अरे भैया ऑक्सीजन लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं ऑक्सीजन ही आ रहा है, हवा हवा आ रहा है, बस ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, ठीक है, एओर्टा में जाएगा और ये ऑक्सीजन यूज करेगा हमारा टिश्यू, और क्या भैया बोलो, क्या रिलीज करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, समझ आ रहा है ना, ऐसा आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से फिर लंग में गया। तो अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ब्लड कितने बार एंटर किया हार्ट में, 2 बार। एक बार कब, ध्यान से समझना, हार्ट से निकला ऑर्गन में गया, ऑर्गन से फिर हार्ट में आया, ये एक सर्कल कंप्लीट हुआ, है ना। तो हार्ट से निकला ऑर्गन में गया, ठीक है, ऑर्गन से वापस हार्ट में आया, तो ये एक सर्कल कंप्लीट हुआ, एक सर्कल कंप्लीट हुआ। तो इस सर्कल को क्या बोलते हैं, सिस्टमिक, सिंगल नहीं बेटा, सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये कलर से दिख रहा है कि नहीं, कि अच्छा नहीं लग रहा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक क्यों बोलते हैं,
बेटा बॉडी के हर एक सिस्टम में जाएगा ना, नर्वस सिस्टम में ब्लड सप्लाई होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड सप्लाई होगा, है ना, स्केलेटल सिस्टम में होगा, मस्कुलर सिस्टम में होगा, रीनल सिस्टम में होगा। समझ आया बात? ठीक है, समझ आ रहा है? बॉडी के हर एक सिस्टम में जा रहा है ना, हर एक ऑर्गन में जा रहा है, इसीलिए सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब यहाँ से कौन सा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड। ऑर्गन में गया, ऑर्गन ने क्या रिलीज किया? डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ पर कौन सा ब्लड जा रहा है हार्ट में? डीऑक्सीजन। अब ये भैया इसको ऑक्सीजनेशन के लिए कहाँ भेजेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। तो लंग्स में गया, लंग्स में गया, और यहाँ से क्या रिलीज होगा? ऑक्सीजन वाला ब्लड। ये कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो हार्ट से ब्लड निकला, लंग में गया, लंग से वापस हार्ट में आया। समझ आ रहा बात? तो ये एक सर्कल कंप्लीट हुआ। तो ये कौन सा सर्कुलेशन है? ये पल्मोनरी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लंग्स में जाकर के वापस हार्ट में आ रहा है, तो ये सर्कल लंग्स के लिए है, और ये सर्कल बॉडी ऑर्गन्स, बाकी सारे सिस्टम के लिए, एक्सक्लूडिंग लंग्स। ठीक है, तो इसलिए पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, आसान है, समझ आया? ऐसा कई बार क्वेश्चन आता है कि एक आरबीसी कहाँ बनेगा? जैसे पूछूंगा, ये बताएगा, बता बेटा लास्ट बेंच, आरबीसी कहाँ बनता है? बोन मैरो में। बोन मैरो इधर आएगा कि इधर आएगा? लंग में होता है कि ऑर्गन में? एक ऑर्गन है, बोन एक ऑर्गन है। समझ आ रहा बात? तो आरबीसी यहाँ बना, बोलो। आरबीसी बनने के बाद, आरबीसी बनने के बाद वो कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा। आरबीसी बनने के बाद हार्ट में जाएगा। ठीक है, तो वो उसका पाथवे क्या क्या होगा? वापस साइट ऑफ फॉर्मेशन में आने, मतलब साइट ऑफ फॉर्मेशन से निकल के वापस आने के लिए उसका पाथवे क्या क्या होगा? बताओ, पाथवे समझ रहे हो? आरबीसी पैदा होने के बाद उसी जगह पर आने के लिए वो कहाँ कहाँ जाएगा? चलो लिख के बताओ मेरे को। नहीं समझ आया? अरे आप लोग इमेजिन करो, आप लोग इमेजिन करो, बोन मैरो में बना, बनने के बाद वो कहाँ जाएगा? कैसे कूद के जाएगा? अरे बाबा, बोन मैरो में बनेगा, फिर वो ब्लड में जाएगा, फिर ब्लड घूम रहा है पूरे बॉडी में। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, बोन मैरो से आरबीसी बन के निकला, ब्लड में आया। अब ये ब्लड का रास्ता क्या क्या है? कौन कौन से ऑर्गन से हो करके वो वापस अपने साइट ऑफ ओरिजिन, दैट इज बोन मैरो में आएगा? लिखो, मैं आके देखूंगा।
हाँ बताओ। हाँ चलो बताओ, हो गया। हाँ बता बेटा, पाथवे बताओ आरबीसी का। ध्यान ही नहीं देते, इधर बैठना, आप इधर आके बैठो। आओ बेटा इधर आओ। हाँ चलो, आप न्यू स्टूडेंट बताओ बेटा। अरे गलती बताओ ना भाई, कुछ नहीं होता। आप बताओ बेटा। हार्ट से फिर कहाँ जाएगा? हाँ आप बताओ बेटा, न्यू स्टूडेंट आप बताओ। हाँ ठीक है। अभी तो पैदा हुआ है, स्प्लीन में जाके इतना जल्दी मार रहे हो उसको? मतलब बेचारे को बड़े होने दो, खाने पीने दो, 120 दिन जीने दो। अरे बेटा यही तो है, यही तो है, और क्या है? समझ आ रहा है? अरे बाबा, आरबीसी यहाँ बना, अब ये यहाँ से इधर देखो कहाँ जाएगा? हार्ट में, फिर हार्ट से लंग्स में, लंग्स से वापस हार्ट में, फिर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक बार आरबीसी बोन मैरो से निकलने के बाद कौन सा ऑर्गन में 2 बार जाता है? ए दे गए गए। एक बार बोन मैरो में बनने के बाद आरबीसी बोन मैरो से बन के जब निकलेगा, ठीक है, तो वापस अपने साइट ऑफ ओरिजिन में बोन मैरो में जब वो आएगा, तो इस दरमियान वो किसी एक ऑर्गन में 2 बार एंटर करता है। समझ आ रहा है बेटा? वो पहुंचा है ना, वो वापस अपने जगह पे जहां से पैदा हुआ वहां वापस आ रहा है। अब भाई जैसे आपको मैं बोलूं कि आप घर से कोचिंग में आ रहे हो और कोचिंग से वापस अपने घर जा रहे हो, तो कौन सी जगह से आप 2 बार गुजर रहे हो? सभी जगह से बोलोगे, क्योंकि एक ही रास्ते से आओगे, एक ही रास्ते से जाओगे। गुजरना एक अलग चीज है। तो आप बोलोगे कि घर में भी 2 बार गुजरा हूं आके, क्या घूम के जा रहे हो घर में? समझ आ रहा बात? समझ आ रहा है? यहां से निकला, एक बार हार्ट में गया, हार्ट से निकल गया ना, फिर लंग में गया, लंग से वापस हार्ट में आया, हार्ट से फिर बोन मैरो में, ऑर्गन में। समझ आ रहा है? तो ऐसे मुंह फाड़ के मत देखना, ये क्या पूछ दिए भाई। आसान है, डबल सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट है, सिंपल है, आसान है ना? ठीक है, समझ आ रहा है? चलो देन उसके बाद क्या देखेंगे? हार्ट वाट कहाँ है इसमें? इधर है ना बाबा। हाँ, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या मिलेगा बेटा? पंपिंग ऑर्गन हार्ट, ब्लड वेसल, ब्लड। ठीक है, तो अपन क्या देखेंगे? आप लोगों का फेवरेट हार्ट। सर हार्ट, हार्ट सर, ये सर ये सर यही पढ़ेंगे क्या अभी? चलो, तो मैं वो वाला डायग्राम नहीं बनाऊंगा जो आप लोग वैलेंटाइन डे पे बनाते हो। तो अपन जो बुक में है वही वाला बनाएंगे, कोशिश करेंगे वही वाला बने। तो हार्ट का जो सुपीरियर एंड है वो ब्रॉड होता है। सुपीरियर, एंटीरियर, डॉर्सल या वेंट्रल, क्या बोलोगे?
सुपीरियर जैसा वर्ड कुछ होता नहीं है। एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल या वेंट्रल क्या होता है? एंटीरियर। तो ये कौन सा है? एंटीरियर। अब कई लोगों के दिमाग में आएगा सर ये हार्ट है। हाँ है। कहाँ है मेरा मोबाइल? कहाँ है? अच्छा इधर ही है ना। सर ये हार्ट है। मैं बोला हाँ ठीक है। ये ऐसे होगा। मैं बोला हाँ ठीक है। ऐसा रहता है थोड़ा टिल्टेड। सर ये होगा ना एंटीरियर, ये वेंट्रल है, ये वाला एंटीरियर है। तो सर हम लोग क्या ऐसे रहते हैं? हाँ, हमारा जो पोजीशन होता है वो ये एंटीरियर है हार्ट का, ये पोस्टीरियर एंड है, ये वेंट्रल पीछे वाला डॉर्सल। ठीक है, चलो तो एंटीरियर ये पोस्टीरियर। तो कौन सा जो इसका जो सरफेस है वो ब्रॉड होता है ज़्यादा? एंटीरियर। कौन सा जो पोस्टीरियर जो रहता है वो थोड़ा नैरो रहता है, कोनिकल होता है, मतलब इतना कोनिकल नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब इधर देखेंगे। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, सबको पता है बचपन से। एक अपर और एक लोअर। अपर वाला चैम्बर बड़ा होता है या लोअर वाला? तो अपन ऊपर वाले चैम्बर को छोटा बनाएंगे, लोअर का बड़ा हो गया। राइट और लेफ्ट में से सबसे बड़ा चैम्बर कौन सा होता है? लेफ्ट में बड़ा होता है। तो अगर हम देखें तो जो ऊपर वाला चैम्बर है ना, इसमें राइट बड़ा होता है, लेफ्ट छोटा होता है। और इधर अगर देखें तो इधर राइट छोटा होता है, लेफ्ट बड़ा होता है। ठीक है, चलो तो कंपेरेटिवली बता रहा हूँ, एकदम बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ऊपर में। तो ये कौन सा हो गया भैया? लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम भी बोल सकते हो। ठीक है, और ये राइट ऑरिकल, मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है बेटा, तो सबसे बड़ा चैम्बर चारों में से कौन सा दिख रहा है? तो ध्यान रखेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल इज सबसे लार्जेस्ट चैम्बर होता है हार्ट का। क्लियर है बात? नेक्स्ट, ये अगर हार्ट का अगर हम देखें तो हार्ट के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है। एक मेम्ब्रेन होगी जो हार्ट से बिल्कुल चिपका रहेगा, जैसे लेमिनेशन होता है ना, वैसा टाइप का। देखो जैसे आप लोग मोबाइल में 2 कवर करते हो, मोबाइल का 2 कवरिंग होती है। एक आप लोग उसको बाहर से लेमिनेशन भी करा देते हो, स्क्रीन गार्ड और बैक गार्ड भी होता है ना। है किसी के पास मोबाइल है? तो जैसे स्क्रीन गार्ड बैक गार्ड होता है, ठीक है, ग्लास वाला स्क्रीन गार्ड और ग्लास का ही बैक गार्ड होता है। जैसे कई आजकल मोबाइल में पीछे ग्लास रहता है ना, है ना। तो जैसे मैंने सामने भी स्क्रीन गार्ड लगाया और पीछे भी ग्लास गार्ड लगाया है। उसके बाद फिर मोबाइल कवर, 2 टाइप का कवर हो गया। तो वैसे ही हार्ट में जो सबसे अंदर चिपका हुआ उससे कौन सा रहता है? मेम्ब्रेन, दैट इज विसरल पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होती है 2 टाइप की, एक विसरल और एक पैराइटल पेरिकार्डियम। इधर देखेंगे, और एक उसके थोड़ा बाहर ऐसा। समझ रहे हो बात को? ये ऐसा। तो ये हो गया क्या भैया? पैराइटल पेरिकार्डियम। पैराइटल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आपको फ्लूइड मिलेगा। ये मैंने जब लंग्स पढ़ाया था तो भी बताया था। जो भी मूवमेंट वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हमेशा फ्लूइड फिल्ड एक्सटर्नल कैविटीज मिलती हैं। क्यों? फ्रिक्शनलेस मूवमेंट के लिए, शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड कहाँ पर है भैया? पेरिकार्डियल स्पेस। ये जो स्पेस होता है इसको क्या बोलते हैं? पेरी मतलब सराउंडिंग, कार्डियल स्पेस। ठीक है, क्या रहेगा यहाँ पर? फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल स्पेस में क्या भरा हुआ रहेगा?
फिल्ड विथ पेरिकार्डियल फ्लूइड। समझ आया बात? आसान है, ठीक है। क्यों होता है? सेम लंग्स में पढ़े थे, वहां पर प्लूरल फ्लूइड होता है। प्लूरल फ्लूइड होता है, क्या चीज के लिए था प्लूरल फ्लूइड? शॉक एब्जॉर्बर, एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर। अब इसमें क्या शॉक एब्जॉर्बेशन की जरूरत पड़ेगी? अरे बाबा हार्ट कंटिन्यूअस बीट कर रहा है, हार्ट कंटिन्यूअस बीट कर रहा है, पंप कर रहा है, तो अब नॉर्मल कर रहा है तो ठीक है, लेकिन आप तेज दौड़ दिए, किसी को देख लिए, मतलब किसी को देख लिए जिससे आप डरते हो, सांप बिच्छू, उसकी बात कर रहा हूँ सर, ऐसा बात बोलो, आप उसकी तुलना सांप बिच्छू से कर रहे हो। शेर है सर, शेर वो, हाँ बेटा ठीक है चलो। तो अब हार्ट बीट जब तेज होगा तो थोरेसिक केज, आसपास के टिश्यू, थोरेसिक केज में वो थोड़ा सा टकराएगा, तो हार्ट का जो सरफेस है, टिश्यू है, वो डैमेज ना हो। समझ आया बात? ठीक है चलो, क्लियर है इतना? क्लियर है? तो दूसरा डायग्राम देखेंगे। अगर हम हार्ट की बात करें तो इंटरनल, अगर जैसे ये हार्ट है ना, हार्ट में 3 लेयर होती है, हार्ट की 3 लेयर होती है। हार्ट की 3 लेयर होती है, ठीक है। सर ये हार्ट के अंदर लंग्स क्यों बनाए हो? ठीक है, तो वो लंग्स नहीं है भैया, ये लेयर है। तो देखेंगे इसमें जो मैंने आप लोगों को 2 लेयर बता दिया वाइट कलर का, ठीक है। तीसरा जो लेयर है ये बीच का है, समझ आ रहा है? ये गोदागादी कर रहा हूं मैं, ये समझते हो ना, गोदागादी करना है, कुछ भी कुछ कर रहे हैं अपन। तो ये हो गया, तो ये जो है बेटा ये इज मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, ये मिडिल लेयर है। तो मिडिल लेयर किससे बनता है? कार्डियक मसल। हार्ट पूरा कार्डियक मसल से नहीं बनता है ना, ठीक है। हार्ट में कार्डियक मसल होता है। अब इधर देखो, ये हो गया आउटर लेयर, और ये हो गया इनर लेयर। तो आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? बोलो। पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम एंड एपिकार्डियम और मेसोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो अगर आपसे पूछा जाए भैया सबसे थिक लेयर कौन सी है? मिडिल लेयर है। और ये क्या होती है? ये बनते हैं बेटा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम्स, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम्स। एपिथेलियम का मतलब होता है किसी के ऊपर ग्रो करने वाला टिश्यू। तो ये देखो, हार्ट को बाहर से भी कवर किया है, हार्ट को अंदर से भी कवर किया है। समझ आ रहा है? चलो तो एक एक करके देखेंगे। एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मेसोकार्डियम और मायोकार्डियम। मेसो या मायोकार्डियम।
दैट इज मिडिल लेयर। तो कई बार एग्जाम में आता है एपी, एंडो या मीजोकार्डियम या मायोकार्डियम, किस में आपको कार्डियक मसल मिलेगा, किस में मिलेगा, दैट इज मायोकार्डियम। क्लियर है बात? चलो आप कुछ एक दो एक्स्ट्रा अपन देखते हैं, एनिमल किंगडम में भी पढ़ते हैं अपन उसको। हार्ट जो होता है एक वीनस हार्ट होता है, एक आर्टेरियल हार्ट होता है और एक आर्टेरियो वीनस हार्ट होता है। पहले समझ लो क्या है, पहले आर्टेरियो वीनस समझते हैं क्योंकि वो हमारा होता है। आर्टेरियो वीनस हार्ट का मतलब होता है जिसमें आर्टेरियल ब्लड भी आप प्रेजेंट होता है और वीनस ब्लड भी, मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड पाया जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आर्टेरियो वीनस हार्ट। आर्टेरियल हार्ट क्या होगा, जिसमें सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। वीनस हार्ट क्या रहेगा, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट रहेगा। लिख लेना आप लोग ऐसा शॉर्ट में, ठीक है, लिख लिया रहो ऐसा। आर्टेरियल हार्ट, वीनस हार्ट, और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको लिख लिया रहो। लिखा है क्या उसमें, है क्या? वीनस हार्ट का एग्जांपल लिखना फिश। आर्टेरियो वीनस हार्ट तो पता है ना। आर्टेरियल हार्ट का एग्जांपल प्रॉन। प्रॉन, प्रॉन खाए हो कोई? कितने लोग खाते हो, कितने लोग खाए हो, खाए हो? आर्टेरियो वीनस हार्ट, एम्फीबिया टू मैमल्स, एम्फीबिया टू मैमल्स। ये छोटा सा एग्जांपल है, बस लिख लिया रहो। चलिए देन नेक्स्ट इसमें क्या देखेंगे, अब इधर देखो बेटा, अगर आप देख सकते हो यहां पर, तो सबसे ज्यादा कार्डियक मसल चार में से कौन से चैम्बर में पाया जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। समझ आ रहा है? तो जहां पर ज्यादा मसल होगा वहां पर ज्यादा ताकत होगा। भाई जैसे मैं अगर किसी को बोलूं चल बेटा ये 20 किलो को उठा ले, अब मसल है ही नहीं बेचारे, ताकत उठा रहे हैं, नहीं उठा पा रहे। अब कोई बॉडी बिल्डर को लेके आओ तो ऐसे 20 किलो है, उंगली से, एक उंगली से। समझ आ रहा बात? मसल्स का डेवलपमेंट, जितना ज़्यादा मसल उतना ज़्यादा पंपिंग एक्शन होगा, उतना स्ट्रॉन्ग पंपिंग एक्शन होगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शन लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है। क्यों होता है? क्योंकि बेटा इस चैम्बर से जो ब्लड निकलता है वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर जगह जाना चाहिए। और यहाँ से जो ब्लड पंप होता है वो कहाँ जाता है? लंग्स। भाई अगर मैं आपको बोलूँ एक पत्थर को फेंकना है पड़ोसी घर में और एक 20वें घर में, आपके घर से 20वें घर दूर, किस में ज़्यादा ताकत लगेगा? पड़ोसी घर में तो कभी भी फेंक दे चला गया। समझ आ रहा बात? तो यहाँ से जो ब्लड निकलता है, हम थोड़ी देर पहले देखे कहाँ जा रहा है, वो लंग्स में जा रहा है। लंग्स तो बाजू में है उसके, पड़ोसी है। और ये सर से लेकर पूरा पैर तक पंप कर, ताकत ज़्यादा लगाना पड़ता है बेचारे को। ताकत ज़्यादा लगाने के लिए मसल भी ज़्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन कई बार आता है, समझ आ रहा है? चलो अब यहाँ पर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि एक मस्कुलर रिज यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा
एक रिज बना हुआ है ना, ठीक है। ये जो मस्कुलर रिज होता है इसको बोलते हैं मस्कुलाई पेक्टिनेटी, मस्कुलाई पेक्टिनेटी, ठीक है। और यहाँ जो मस्कुलर रिज दिख रहा है ये एक्चुअल में जो दूसरे कलर का है, वाइट का नहीं, इसको क्या बोलते हैं? ट्रेबेक्युले कॉर्ने और कोलम्ने कॉर्ने। अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको ध्यान से समझना है, क्यों बता रहा हूँ। इधर देखो, ये जो आपको ट्रेबेक्युले कॉर्ने या कोलम्ने कॉर्ने दिख रहा है, यहाँ से एक मसल जुड़ी हुई होती है, यहाँ से एक मसल जुड़ी हुई होती है। इधर देखना बेटा, इधर देखो, बातें बनाना। यहाँ से एक मसल ऐसा, किससे? ट्रेबेक्युले कॉर्ने, जो मस्कुलर रीज है ना, जो उठा हुआ दिख रहा है वाइट कलर का, यहाँ से एक मसल जो रहता है ऐसा अटैच रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दिख रहा है? चलो अब इसको थोड़ा अपन बड़ा करते हैं। तो ये आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है सबको आखिरी तक? तो ये जो मैंने बनाया है ये क्या चीज़ है? इट इज पेपिलरी मसल। कौन सी मसल? पेपिलरी मसल। तो भैया पेपिलरी मसल किससे अटैच है? ट्रेबेक्युले कॉर्ने या कोलम्ने कॉर्ने से अटैच एक उठा हुआ मसल है जिसको बोलते हैं पेपिलरी मसल। क्यों बता रहे हैं अपन? क्योंकि इससे एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ रहता है, एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ रहता है जिसको क्या बोलते हैं? कॉर्डे टेंडिने। ये दिख रहा है? ये ऐसा, ये सभी के सभी इससे जुड़ा हुआ है, दिख रहा है ये आपको? तो ये इससे मतलब ये क्या चीज़ है अपन देखेंगे। ये कॉर्डे टेंडिने है, ये दिख रहा है फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। दैट फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉर्डे टेंडिने। इससे क्वेश्चन आता है, अब ध्यान से समझना। तो ट्रेबेक्युले कॉर्ने या कोलम्ने कॉर्ने इज अ स्ट्रक्चर, ठीक है, मस्कुलर स्ट्रक्चर। इससे क्या जुड़ा हुआ है? पेपिलरी मसल, जो थोड़ा सा उठा हुआ है इससे। पेपिलरी मसल से क्या अटैच है? क्या अटैच है? कॉर्डे टेंडिने। कॉर्डे टेंडिने कहाँ अटैच है? अटैच विथ, ध्यान रखेंगे, ये क्या चीज है बेटा? ये क्या चीज है? एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। तो इसको मैंने क्या नाम दिया? एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। अब ये क्या चीज है पहले इसको समझ लो। एट्रियो मतलब एट्रियम, वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल, वेल्व मतलब दरवाजा। ये जो दरवाजा है इस रूम का, इस रूम के दरवाजे को आप बायोलॉजिकली और क्या बोल सकते हो? अरे भाई दरवाजा बोल रहा हूँ, वॉल बोलते हो। हॉल टू क्लास, डोर, यही बोलोगे? हॉल टू क्लास डोर मतलब एक ऐसा डोर जो हॉल को क्लास से कनेक्ट करता है, लेकिन वो दरवाजा बीच में है। समझ आया? वैसे ही एट्रियम और वेंट्रिकल को बीच से पार्टीशन करने का काम किसका है? इस दरवाजे का, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। समझ आया? ये क्या होगा? ये भी वही है भाई। तो ये लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व और ये राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। क्लियर है इतना? चलो, तो ये किससे अटैच है? एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व से। समझ आया बात? एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व से ये अटैच है, ठीक है। क्यों अटैच है देखेंगे। इधर देखो,
ये जो दरवाजा है, आप लोग जिस दरवाजे से इस क्लासरूम में अंदर आते हो कि खिड़की उड़की से आते हो, है ना? सोच रहे हो भी, अच्छा हाँ हाँ आते हैं क्या? तो इस दरवाजे से जब आप लोग अंदर आते हो तो क्या आप लोग बिना हाथ से धक्का दिए, बिना हाथ का इस्तेमाल किए, क्या आप उस दरवाजे से अंदर आ सकते हो? अरे कैसी बात करते हो यार, आ सकते हो आप लोग। पैर से क्या ऐसे? अरे बाबा, दरवाजा यूनिडायरेक्शनल ओपन हो रहा है, एक साइड से ओपन हो रहा है ना, समझ आ रहा है? तो ये जब यूनिडायरेक्शनल ओपन हो रहा है तो आप ऐसे 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 करके भी धक्का दे के आ सकते हो। कई बार ऐसे हाथ में, कभी कभी एक हाथ में चिप्स, एक हाथ में पानी का बॉटल, चिप्स ही तो खाते हो और क्या करते हो आप लोग, इसीलिए चिप्स बोला, टिफिन नहीं बोला हूँ, ठीक है? तो जैसे आप लोगों का भी जैसे 10 साढ़े 10 बजे आप लोगों का थोड़ा सा ब्रेक होगा, तो आप लोग क्या करोगे, बाहर जाओगे, पैकेट वैकेट लाओगे, किसी किसी के हाथ में क्या रहता है, दो दो तीन तीन पैकेट रहता है, दोस्त लोग का भी ऑर्डर रहता है, ठीक है? तो दो तीन तीन पैकेट, तो फिर क्या करते हैं, और पता पड़ा मुंह में वो कुछ और पकड़ के रखे हैं, ऐसा फोन होना है ऐसा, तो ये ऐसे करके धक्का मार के अंदर आते हैं, आ सकते हैं ना? लेकिन अगर इस दरवाजे से अंदर से बाहर जाने बोलेंगे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो यूनिडायरेक्शनल है, बाहर से अंदर आसानी से ओपन होगा, लेकिन अंदर से बाहर के लिए आपको दरवाजा खोलना पड़ेगा, तो आप धक्का मार के नहीं जा सकते। समझ आया बात? ठीक है। तो ये ऐसा क्यों है, अपने आप बंद हो जाता है फिर? क्योंकि उसमें एक मशीन लगी हुई है जो उसको जब भी दरवाजा खुलता है, मशीन आप लोग देखते हैं ना ऊपर, जैसे आप दरवाजा खोलोगे फिर धीरे से बंद हो जाता है, तो वो मशीन एक लॉक करके रखता है कि भैया तुम दूसरे साइड नहीं खोल सकते, खुलेगा तो एक ही साइड। जैसे कई शोरूम वगैरह में होता है ना, पुश पुल, ठीक है, पुश करो या पुल करो, तो एक साइड रहता है पुश, धक्का दो, और दूसरे साइड से पुल, खींचो, क्योंकि वो यूनिडायरेक्शनल दरवाजा है। अब कई लोग पढ़ते हैं पुश, फिर भी खींचते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं अरे नहीं होगा भाई, लिखा हुआ है, पढ़ रहे हैं, फिर भी होता है ना ऐसा। कितने लोग ऐसा किए? सभी लोग किए हैं, कभी ना कभी सभी लोग किए। पुश लिखा है तो भी खींचेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो रहता है ना, धक्का देने वाला रहता है, क्योंकि लोगों को मालूम है लोग खींचना पसंद नहीं करते हैं, धक्का मारना पसंद करते हैं। जीवन भी ऐसी चल रहा है सर, धक्का मार के कोई एंजॉयमेंट तो है नहीं। आ रहे हैं क्लास, घर जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बैठे हैं, घर वाले कहीं बाहर नहीं जाने देते, है ना? थोड़ा बहुत जो टाइम पास होता है वो मोबाइल में होता है। क्या देख रहे हो बेटा मोबाइल में? ओ पापा डीपीटी आया है, डीपीटी, डेली प्रैक्टिस टेस्ट, उसको अलग विंडो में रखते हैं, ऐसे ऐसे स्लाइड कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, बेटा रील्स देख रहा है। जैसे ही पापा या सट से विंडो ओपन किया, पेन पकड़ के चालू, होता है ना, करते हैं, करते हैं ना? कितना धोखा देते हैं बताओ, है कितना बढ़िया धोखा देते हैं पेरेंट्स, कितनी चालाकी से। तो बेटा आप पेरेंट्स को धोखा नहीं देते हैं, खुद को धोखा देते हैं, खुद के साथ ऐसा कर रहे हैं, याद रखो भगवान सब देख रहे हैं वो हर जगह, माँ बाप भले हर जगह ना हो, समझ आ रहा है? सबका हिसाब किताब लिखा जाता है इस दुनिया में। चलो डरा नहीं रहा हूं, एकदम डर सर ऐसा मत बोलो। चलिए क्लियर है ये? तो ये जो कॉर्डियल टेंडिने होता है, इट इज अ लिगामेंट होता है, एक फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है जो कि इस वेल्व के साथ में अटैच रहता है। अब क्यों होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूँ, हाँ बेटा, ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड ओपन रहता है ना, उसी को तो एट्रोवेंट्रिकुलर वेल्व बोलते हैं बेटा, वो कोई अलग थोड़ी ना है। ये कुछ ज्यादा ही पुष्पा टाइप का हार्ट बन गया है इधर ऐसा तिरछा। तो ये क्या चीज है? एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। तो ये राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, ये लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। किसको बाइकास्पिड, किसको ट्राइकास्पिड बोलते हैं? हाँ पहले सोच के बताओ।
बेटा राइट या लेफ्ट, किसको ट्राइकस्पिड वेल्व, किसको बाइकस्पिड? देख लो बुक में। राइट को, लेफ्ट को ट्राइकस्पिड लेफ्ट को बोलते हैं। बेटा बड़ा छोटा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो देखो देखो, मैं क्या थोड़ा सा अपने बैक को रेस्ट दे रहा हूँ, देख लो आप लोग जब तक, क्योंकि आप पढ़े नहीं हो तो याद तो हो करे। हाँ देख लिए सब लोग? क्या 10 सेकंड का रेस्ट दे रहा हूँ खुद को। हाँ चलो, तो राइट को और क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वेल्व। ये आता है एग्जाम में। लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकल वेल्व को और क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं इसको? बाइकस्पिड वेल्व और मिट्रल वेल्व। बेटा नीट में 50 बार आ चुका है ये, ठीक है। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक, समझ आ रहा है? अब आप लोग कंफ्यूज होते हो इसमें ट्राइकस्पिड कौन सा बाइकस्पिड है। एकदम सिंपल तरीके से याद रखना, आप लोग सबसे ज़्यादा कौन से हाथ का इस्तेमाल करते हो, राइट की लेफ्ट? राइट, ट्राइकस्पिड लेफ्ट, जिसका कम उसमें कम का स्पीड। मतलब ऐसे ही फालतू टाइप का ऐसे याद कर सकते हो, मेन याद करने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। अब इधर ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान देंगे। जो भी बॉडी से, इधर ध्यान देंगे, जो भी बॉडी से ब्लड आता है, जो भी बॉडी से ब्लड आता है, वो ब्लड कहाँ खाली होता है? कहाँ खाली होता है? राइट एट्रियम। लंग्स से जो ब्लड आता है, लंग्स से जो ब्लड आ रहा है, ठीक है, ये लंग्स है, लंग्स से जो ब्लड आ रहा है दैट इज कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड। ये जो ब्लड आ रहा है वो कहाँ खाली होगा? लंग्स से जो आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। वेंट्रिकल्स में ब्लड कहाँ से आता है? भैया ब्लड यहाँ आया, यहाँ से ब्लड नीचे गिरेगा, थोड़ी देर पहले डायग्राम में भी बताया था मैंने, यहाँ से ब्लड नीचे गिरेगा। ये ब्लड आया ना बेटा, ये ब्लड आया तो ब्लड नीचे गिरेगा। तो ब्लड जब नीचे गिरता है तो देखना है ऐसा, मैं कथकली नहीं करने वाला हूँ सर, सर आपको आता है सर आपको कथकली? तो जैसे मान के चलो, ये जो हाथ दिख रहा है, हाथ दिख रहा है ना, इसके ऊपर क्या है? एट्रियम, इसके नीचे, इसीलिए मैंने इसको ऊपर रखा है, अगर बीचों बीच होता तो ऐसे रखता। तो ये ऊपर एट्रियम, नीचे वेंट्रिकल, ये क्या है खुद? एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। ट्राइकस्पिड है कि बाइकस्पिड है? दोनों है, ठीक है, चार हाथ नहीं है मेरा, ठीक है। एक कार्टून आता है बेंटेन, उसमें 4 आर्म्स होता है, काश मैं बेंटेन होता, दबाता और उसके बाद 4 हाथ 4 आर्म्स बन जाता और मस्त बढ़िया 2 हाथ इधर दिखाता और 2 हाथ इधर। ये देखो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, ये लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, कितना बढ़िया होता। बट ऐसा नहीं हो सकता, वो कार्टून है। तो इधर देखो, ऊपर एट्रियम, नीचे वेंट्रिकल है, तो ब्लड किधर आएगा? ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? ऊपर आएगा। ऊपर जैसे ही ब्लड आएगा तो भैया ये दरवाजा यूनिडायरेक्शनल है नीचे की तरफ, तो जैसे ही ब्लड भरा खुल गया, जैसे ब्लड भरा खुल गया, समझ आया बात? अब देखेंगे यहां से जब ब्लड, यहां से ब्लड जो रहता है वो कहाँ जाएगा? लंग्स की तरफ, और यहां से ब्लड एओर्टा की तरफ, ये एओर्टा है, एओर्टा से पूरे बॉडी में जाएगा। तो ये जो वेंट्रिकल है ये पंप करेगा, ये वेंट्रिकल पंप करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो यहां से ब्लड लंग्स में, यहां से ब्लड पूरे एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है बेटा? ओ बेटा
इधर देखो, पंप करेगा तो जाएगा, तो बेटा ये कहाँ जा रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है, और ये यहाँ से इधर जा रहा है, तो यहाँ से वापस इधर भी तो जा सकता है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे ब्लड आएगा, जब नीचे से ब्लड पंप किया जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। समझ आया? लेकिन अगर झटके से बंद हुआ और ऐसे ऊपर भी खुल गया, तो जैसे भैया आप दरवाजा खोल के अंदर आए, अब कई लोगों का दिमाग खराब, कई लोग गरम दिमाग के, ठीक है, मैं तो बाहर की तरफ भी खोल के जाऊंगा, लात मार मार के खोल रहा है, लेकिन अभी भी वो लॉक उसको रोक के रखा है। तो जब इधर ध्यान देंगे, ऊपर से जब ब्लड नीचे पंप होगा तो ये नीचे की तरफ ओपन होगा, ये दरवाजा नीचे की तरफ ओपन होगा, ठीक है। लेकिन जब ब्लड पंप वेंट्रिकल करेगा तो ये पल्मोनरी आर्टरी और एवर्टा में जाएगा, लेकिन साथ में भैया यहाँ भी तो जा सकता है, ये खुला है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको बंद होना पड़ेगा, तो ये दोनों दरवाजा बंद हो जाएगा जब ये पंप करेगा, तो है ना। नहीं तो ऐसा थोड़ी ना बेटा, बस ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, क्या तमाशा के लिए थोड़ी ना बना है हार्ट भाई। इसको पंप कहाँ करना है, लंग्स में करना है, प्यूरिफिकेशन के लिए, बॉडी में देना है ऑक्सीजन सप्लाई और न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के लिए। समझ आ रहा है? वो एक बचपन में अपन वो रहता था ना, एक तो खिलौना, अपन मेले वेले में जाते थे, रॉड जैसा रहता था, एक रॉड रहता था, याद है, पानी भरा हुआ पतला सा रॉड, ऐसा चिमकिलिम के लिए अंदर रहता था, ऐसे करते थे तो बबल ऐसे ऊपर, फिर ऐसे करते थे बबल ऐसे ऊपर, तो वैसा नहीं यहाँ पर होने वाला। तो जैसे ही नीचे कॉन्ट्रैक्शन होगा ये दरवाजा वेल क्लोज हो जाएगा, लेकिन ये ऊपर की तरफ मूव नहीं करता क्योंकि कॉर्डेट टेंडिने इसको रोक के रखता है। तो कॉर्डेट टेंडिने जो है वो कब काम करता है, एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन और ब्लड जब नीचे आएगा तब, या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और ब्लड वेंट्रिकल से अपने अपने रास्ते जाएगा तब। कब ये होल्ड करेगा इसको, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के समय। समझ आ रहा है? तो कॉर्डेट टेंडिने क्या करता है भाई, देखो ये ऐसा रस्सी है ना, ये ऐसा थ्रेड है, इधर ध्यान दो, ये क्या है भैया, पेन, ये पेन क्या है, कॉर्डेट टेंडिने। ये क्या चीज है, अरे मेरा हाथ क्या है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व। ये पेन क्या है, कॉर्डेट टेंडिने। अभी इधर ध्यान से देखना, ये अभी टाइट है, तो जब मैं ऊपर से नीचे खुलेगा तो ये लूज हो जाएगा ना कॉर्डेट टेंडिने, लेकिन अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये इसको ऐसा, टूट गया तुम्हारा कॉर्ड, ये जब ऊपर ऐसा पुश होने लगेगा तो ये इसको ऐसा खींच के रखेगा, इसीलिए बैक फ्लो नहीं हो पाता। लेकिन अगर कॉर्डेट टेंडिने खराब हो गया तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ खुलेगा और वेंट्रिकल से ब्लड वापस ऑरिकल में चला जाएगा, बैक फ्लो हो जाएगा ब्लड का, जो कि नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है? तो कॉर्डेट टेंडिने का क्या रोल है, टू प्रिवेंट ओपनिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व टुवर्ड्स एट्रियम, टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल टू ऑरिकल। समझ आया? क्लियर है? हाँ चलो टाइम हो गया, चलो तो इसके बाद का सीन अपन आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।